हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज आज फिर से आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 8 तक नहीं देख रखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपके अपने चैनल के थ्रू, सक्सेस मंत्रा के थ्रू, एवं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एवं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो गाइज शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पर जो बोल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूल समझा जाता था। तो कुरु पंचाल को आर्य संस्कृति का धूल समझा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में आर्य पंजाब से निकलकर गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण उत्तर प्रदेश में फैल गया। अगला प्रश्न, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह कौन सा स्थल है? तो वह सांची। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिनमें भगवान बुद्ध का पहला उपदेश जो कि सारनाथ में दिए थे, एवं ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोधगया में हुआ था, एवं मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो स्तूप की बात करें तो स्तूप मुख्यतः बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाए गए थे, जो कि सांची स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से संबंधित नहीं है, एवं स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो है थेरीगाथा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये बौद्ध साहित्य है थेरीगाथा, एवं इसमें 32 बौद्ध कवित्रियों की कविता संकलित है। वैसे आचारंगा सूत्र की बात करूं तो आचारंगा सूत्र एवं सूत्र कृतांग जैन धर्म के साहित्य 12 अंगों में से प्रथम 2 है। एवं वृत्त कल्प सूत्र की बात करूं तो ये एक छंद सूत्र है जिसमें जैन भिक्षुओं के लिए नियम का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो ये बिंबिसार से संबंधित था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो यह है विशाखादत्त। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति की सूचना मिलती है, एवं इस ग्रंथ के भास्कर धुंडीराज ने चंद्रगुप्त को शुद्ध सिद्ध करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो ये 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस बना, एवं वह एंटियोकस का पुत्र था। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वह लिपि है खरोष्टी लिपि। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत के उत्तरी पश्चिम क्षेत्रों में प्रचलित थी, एवं इस क्षेत्र में पाए जाने वाले अभिलेखों में इस लिपि का प्रयोग किया गया था, जो कि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। एवं इस लिपि को पढ़ने का श्रेय मैनसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसन, कनिंघम आदि जैसे विद्वान को था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जो कि ये राजगीर है, लोएन कैपिटल ऑफ अशोक, आपका ये सही सुमेलित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल था, एवं यह गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आपका सारनाथ की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। एवं नालंदा की बात करें जो कि नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने इसको बनवाया था। विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी इनके द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 388 ईसा
के आसपास रुद्र सिंह तृतीय को समाप्त किया था। शकों पर विजय उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। इन्हीं कारण उसे शकारी या शहंशाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की एक प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था भूमि पर आधारित थी एवं कृषि ही आर्थिक व्यवस्था की आधारशिला थी। कुषाण काल की तुलना में गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य की स्थिति दयनीय हो गई थी। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? तो ये महेंद्र था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो कि महान विजेता थे, इन्होंने 5 चरणों में अपना विजय अभियान पूरा किया। अपने चतुर्थ चरण में दक्षिण भारत का अभियान किया, जिसमें 12 राज्यों पर जीत दर्ज की थी। इनमें कौशल के शासक के रूप में महेंद्र का नाम उल्लेख है। अगला प्रश्न, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वाड़ियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो ये टोटवाड़ियम देखता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो ये मृच्छकटिकम नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मृच्छकटिकम शूद्रक ने रचना की थी, मृच्छकटिकम की, एवं यह संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुबुद्दीन के निर्माण में योगदान नहीं दिया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाली थी, आधार बनवा पाया, जबकि इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिला को बनाकर आगे बढ़ाया, एवं फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी, जो कि यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, जो कि यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है एवं इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। अगला प्रश्न, बाबर ने अपना बाबरनामा में हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो ये मेवाड़ में किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजु के बाबरी नाम से लिखा था, एवं अपनी आत्मकथा में बाबर ने 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया। वो राज्य हैं विजयनगर और मेवाड़। विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय थे, जबकि मेवाड़ के राजा राणा सांगा थे। अगला प्रश्न, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो ये अर्जुमंद बानो बेगम था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इनका मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम ही था, एवं इनको मालिका ए जमानी की उपाधि प्राप्त थी। अगला प्रश्न, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो ये दलीप सिंह था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जबकि पंजाबों के सिखों के प्रभावशाली राजा रणजीत सिंह थे। अगला प्रश्न, इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे इलाहाबाद की दूसरी संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी, एवं दूसरी संधि के द्वारा ही अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। लेकिन राजस्व वसूली के लिए अंग्रेज़ों के 2 उप दीवान नियुक्त भी किए गए थे, जो कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था, एवं बिहार के लिए राजा सिताब रॉय को नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ये गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कूका आंदोलन भी वहाबी आंदोलन की तरह धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ था, किंतु ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सामान्य उद्देश्य था अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना। एवं यह आंदोलन पंजाब में ही 1860 से 70 के बीच में हुआ था। एवं इनके प्रमुख नेता भी थे, सियान साहेब भी थे, बालक सेन भी थे, राम सिंह भी थे। अगला प्रश्न, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो ये 1906 के बाद आया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 1919 तक चला था। एवं इस चरण का नेतृत्व ग्राम दल वाले नेता ने किया था, जो लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल भी थे। एवं यहीं से तिलक ने कहे थे कि स्वराज में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। एवं ग्राम दल वालों की राजनीति पद्धति थी आत्मसहायता, बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध। अगला प्रश्न, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो ये शंकर नारायण नायर ने इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये 1931 में हुए थे। ऑप्शन 5 मार्च 1931 को यह हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इन समझौते में तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो ये पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने अन्य दलों पर विजय प्राप्त करते हुए 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। वो 5 राज्य आपका मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा रहा। अगला प्रश्न, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह प्रस्ताव 1942 में 8 अगस्त को पारित हुआ था। एवं ये 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। तो ये यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भारत आए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आए तो थे ही, लेकिन इनके द्वारा भारत विभाजन योजना प्रस्तुत भी की गई, जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो ये B.R. अम्बेडकर थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो ये प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही संघ में द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया गया, क्योंकि वायसराय को कुछ आरक्षित विषय दिए गए एवं इन विषयों पर स्व विवेक का अधिकार भी दिया गया। अगला प्रश्न, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? तो यह
अब्दुल गफ्फार खान, इनको ही बोला जाता है फ्रंटियर गांधी, जो कि ये खान अब्दुल गफ्फार खान बलूचिस्तान और सीमा प्रांत के एक महान राजनेता थे, जो कि अपने कार्य एवं निष्ठा के कारण इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है एवं लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के नाम से जानते हैं, जो कि यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे एवं इनका ही पुस्तक है प्रिजन डायरी। एवं इन्होंने इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न, रोहतांग दर्रा अवस्थित है? तो आपका ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश के पीर पंचाल श्रेणी में यह दर्रा स्थित है, जो कि यह कुल्लू घाटी को लाहौल एवं स्पीति घाटी से जोड़ता है तथा लेह मनाली हाईवे इस दर्रे से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, कथन ए एवं कथन आर है। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। आर बोल रहा है कि वह छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर प्रभावित होती है। बोल रहा है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे दोनों तो सही है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती एवं वह छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर प्रभावित होती है, ये भी सही है। जबकि आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, यानी आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? तो आपका भारत में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। आपका ये कथन सत्य नहीं है। जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में स्थित है, ये भी सत्य है। मिनिकॉय द्वीप एवं लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल गुजरती है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप का समूह 10 डिग्री चैनल गुजरती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में काराकोरम एवं महान हिमालय के बीच बहती है। यानी आपका ये स्टेटमेंट ए बी डी सही है, जबकि डी आपका सी आपका सत्य नहीं है। तो आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूची ए कक्ष वनस्पति को सूची 2 राज्य से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो बोला जा रहा है इसमें कि तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि कच्छ वनस्पति राज्य आपका हो जाएगा, जो कि आच्छा रत्नागिरी, जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। उसके बाद कोरापुर, जो कि ये कर्नाटक से है, एवं पिचवरम, जो कि आपका ये तमिलनाडु से है, एवं वेबनाड, जो कि आपका ये केरल से है। तो आपका कोड बढ़ जाएगा इसमें ऑप्शन डी 4152। अगला प्रश्न, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो आपका ये बांध है गांधी सागर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे चंबल परियोजना के अंतर्गत 4 वृहद, जो कि 4 बड़ा बांधों का निर्माण किया गया है, जो है गांधी सागर बांध, उसके बाद रन्ना प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध एवं कोटा बैराज बांध। गांधी सागर बांध की बात करें तो इस बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के नीमच जिले में चंबल नदी पर की गई है। और राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो ये गांधी सागर से 52 किलोमीटर उत्तर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रौतभाटा के समीप चंबल नदी पर इस बांध का निर्माण किया गया है। एवं जवाहर सागर बांध की बात करें तो ये राणा प्रताप सागर बांध से 26 किलोमीटर उत्तर कोटा शहर के समीप की गई है। एवं कोटा बैराज की बात करें तो ये बांध राजस्थान के कोटा नगर में स्थित है, जो कि उपयुक्त तीनों बांधों द्वारा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। एवं उपरांत प्रयुक्त जल को कोटा बैराज द्वारा नहरों के माध्यम से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सिंचाई हेतु कार्य किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। नीति दर्रा किस राज्य में है? तो आपका ये उत्तराखंड में है।
जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे मानचित्र दे रखा है, बोल रहा है कि दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1 से 6 चिन्हित स्थानों से निम्नलिखित A, B, C और D अनुसंधान संस्थानों को सम्मिलित कीजिए। देख लीजिए आप मानचित्र, जो कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको आपको चिन्हित करना है। तो बोला जा रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्रण संगठन, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र। तो इसमें पहला आपका आ जाएगा आपका जो यहाँ पे बोला जा रहा है, शायद ये बोल रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो आपका यहाँ पे आपका शायद बिहार में ही है, जो कि 0.4 दे रखा है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका यही 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर बोल रहा है कि राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्र, तो आपका ये 0.3 हो जाएगा। उसके बाद फिर बोल रहा है कि राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 0.2 के पास, एवं शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, तो आपका ये हो जाएगा 0.6 के पास। तो आपका कूट इसका बैठना चाहिए आपका उत्तर ऑप्शन ए। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। जो बोल रहा है प्रश्न कि हंगुल निम्न में से कहाँ पाया जाता है, तो आपका ये दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ब्लू मून परिघटना होती है, तो ये ब्लू मून परिघटना जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो तभी ये संभव है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, तो आपका ये जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे जर्मनी में ब्लॉक माउंटेन भी स्थित है, जो जब 2 समानांतर भ्रंशों के बीच का भाग एवं किनारे के भाग नीचे धंस जाए तो उसे हम ब्लॉक माउंटेन पर्वत ही कहते हैं, जबकि नीचे धंसे हुए भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। जिस महासागर से सार गैसों संबंधित है वो कौन सा महासागर या अटलांटिक है, तो आपका ये उत्तरी अटलांटिक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये अटलांटिक महासागर से है सार गैसों का संबंध। उत्तरी अटलांटिक महासागर से सार गैसों सागर का विस्तार 20 डिग्री तथा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से लेकर 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य पाया जाता है। अगला प्रश्न संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये है साल्टो एंजल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला के कैनामा नेशनल पार्क रियो नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। अगला प्रश्न जो कि बोल रहा है कि कथन ए तथा कथन कारण आर। वायुमंडल कथन ए में बोल रहा है कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा पक्षोप रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण आर बता रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। तो बोल रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कथन वैसे दोनों सही हैं। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष सूर्य से प्रकाश तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है, ये भी कथन सही है। कारण बोल रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत करती है, ये भी सही है। जबकि आर ए का सही व्याख्या करता है। आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो आपका बोल रहा है यहाँ पे कि भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में चार मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है, ये भी कथन सत्य है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है, ये भी सत्य है। चीन की तरह जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है, ये भी सत्य है। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियाँ विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन ही हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, जो कि कथन ए और आर दे रखा है, बोल रहा है यहाँ पे कि संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग हैं। कारण आर बोल रहा है कि वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन इस संदर्भ में सही है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज, और यहाँ से आपका मैथमेटिक्स का प्रश्न शुरू होता है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। तो गाइज शुरू करते हैं। बोल रहा है कि पीटर ने 2500 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद सैम 30,000 रुपये की पूंजी के साथ उसमें शामिल हुआ। 2 वर्ष बाद उन्होंने 18,000 रुपये का लाभ कमाया। लाभ में पीटर की हिस्सेदारी क्या थी? तो ये हिस्सेदारी थी 10,000 रुपये की। अगला प्रश्न, 45 रुपये का 6 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये 1080 रुपये हो जाएंगे। अगला प्रश्न, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में करते हैं। ए बी सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये कुल 10 दिनों में पूरा करेंगे। अगला प्रश्न, जो कि बोल रहा है कि x² + y² - z², ब्रैकेट बंद हो गया, छोटी ब्रैकेट, माइनस x² - y² + z² बराबर इक्वल टू क्या होगा? तो ये 4x² y² - 4x² z² होगा। अगला प्रश्न, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का आयतन 231 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगा? तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। यदि उनका HCF 28 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो ये 504 हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक कार 7 घंटे में यात्रा पूरी करता है। यह आधा दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो तय की गई दूरी क्या होगी? तो ये दूरी 336 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न, जो कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो x दे रखा है, उसके संदर्भ में fx दे रखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7। 100 छात्रों की एक कक्षा में 50 छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 17 अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। 5 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी फेल होते हैं। दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कितने छात्र पास हुए? तो दोनों विषयों में ये 25 छात्र ही पास होंगे। अगला प्रश्न, जो कि हाउ का, जो कि यहाँ पे दे रखा है 5 7 2 3 प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका आपका उत्तर होना चाहिए, जो कि ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल के ओजन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो है डॉप्सन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, जो कि आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। C-0/100 बराबर फ़ारेनहाइट -32/180 बराबर केल्विन -273/100। इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके साथ में दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता, तो वह अब जितना होगा उसका चौथा भाग होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। F1 = G, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ms/me/r²। इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, जो कि me आपका पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा और ms
सूर्य का द्रव्यमान हो जाएगा। अगला प्रश्न, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो ये 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब दो समानांतर समतलों दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो ये अनंत होगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि? बादल तो पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो ये 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे इसको आप जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो 1 बाइट बना होता है तो 1 बाइट 8 द्विआधारी अंकों के बना होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको कि 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, 224 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट, 224 KB बराबर होता है 1 MB, 224 MB बराबर होता है 1 GB और 224 GB बराबर होता है 1 टेराबाइट 1 TB और 224 टेराबाइट बराबर होता है 224 TB बराबर होता है 1 पेराबाइट। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। निम्नांकित में से हंसा 2 किसका नाम है? तो ये एक प्रशिक्षण यान का नाम है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज तथा तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? तो बोला जा रहा है कि कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन नैनो ट्यूब एक स्तरीय कार्बन अणुओं की वलयित पट्टियों से संबंधित बेलनाकार अणु होता है एवं इसका व्यास 1 nm से भी कम होता है। अगला प्रश्न, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो ये 4 होगी, जो कि द्रव्यमान संख्या बराबर बोला ही जाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता ही है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या दे रखा है 2 और न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखा है 2, तो 2 + 2 4 ही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक कथन सही है? तो बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एवं इसमें फ्लोराइड तथा झाग के लिए सोडियम लारेल सल्फेट भी मिलाया जाता है, जो शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ये वैसे तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ऋणायन भी होते हैं, अधातु भी कहलाते हैं, एवं कार्बन एक प्रमुख अधातु है। तो आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो लवण है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि लगभग 78% तक सागर में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं, एवं इसका उपयोग भोजन तथा भोज्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। अगला प्रश्न, नीलत होता क्या है? तो ये कॉपर सल्फेट है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक तांबा का एक प्रमुख यौगिक है एवं इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में या विद्युत लेपन के रूप में या विद्युत सेलों में किया जाता है, एवं इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है?
तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका फेरस ऑक्जेलेट के रूप में भी उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्रचाल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो यह डीजल के रूप में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्लों से बना होता है और अन्य अमीनो अम्लों के सामान्य कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन इसका, क्योंकि बड़ा ही दे रखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्पार्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है एवं अतः थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि सम्मिलित करना है, तो आप सम्मिलित कर सकते हैं फिनॉल, जो कि आपका हो जाएगा प्रशीतक, टेट्राएथिलेट जो कि एंटीनॉक हो जाएंगे कारक, एवं बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि आपका कीटनाशी, एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका ये अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाता है। तो आपका यहाँ पे कोड बैठ जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जो विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो ये अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग के लिए किए जाने से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? तो ये पोपी जो कि पोस्ता बोलते हैं, इससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रियाओं जिससे रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका ये केशिरुक रज्जु में है, स्पाइनल कॉर्ड में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे प्रतिवर्ती क्रियाओं का तात्पर्य है कि बाहरी उद्दीपनों के प्रति होने वाली अनुक्रिया से है, जिसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका कार्य नहीं करता, उन पर विचारों का कोई नियंत्रण नहीं होता तथा बिना सोचे समझे हमारा शरीर स्वयं ही कार्य करने लगता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है? तो एंजाइम है जाइमेज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, जो कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, जो जाइमेज करके इथेनॉल बनाता है, एवं इथेनॉल का सूत्र होता है 2C2H5OH+CO2। अगला प्रश्न, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? तो वह है B12। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम कोबालेमिन भी कहते हैं, एवं इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, एवं यह विटामिन आरबीसी निर्माण तंत्रिका प्रणाली को स्वस्थ रखने का ऊर्जा का संचार करने के लिए यह आवश्यक है, एवं इस विटामिन से हृदय रोग का खतरा भी कम हुआ रहता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम मधुमेह या डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। जो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण होता है, यह हार्मोन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस को द्वीपिका को बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होती है, एवं इंसुलिन की अधिकता से ही हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है? तो ये रोटा वायरस है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये इसमें बच्चे एक बार अवश्य संक्रमित होते हैं, जो कि एक डबल स्ट्रैंड RNA विषाणु की एक जाति है। अगला प्रश्न, छिछले हैंडपंप से पानी
पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय, यानी कौन से रोगों के सिवाय होने की संभावना है, तो ये फ्लोरोसिस के सिवाय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल आपका जंतु अवस्था में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कोलेस्ट्रॉल के सूत्र होता है C27H46O, जो कि जंतु अवस्था में उपस्थित वसीय अल्कोहल है एवं यह मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो लीवर से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है, तो ये रेलवे पुलिस का उल्लेख है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि राज्य सूची में वैसे विषयों का उल्लेख किया गया है 7वें अनुसूची में जिस पर राज्य द्वारा कानून बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त उपसंबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है, तो ये विधि नहीं जो स्वाधीनता भी है। आपको ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि विधिहीन स्वाधीनता या स्वतंत्रता अराजकता का रूप ले लेती है, इसलिए विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के तत्वों के लिए विधि का तत्व होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है, तो अनुच्छेद है नए राज्यों का गठन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि यह संविधान के भाग 1 एवं अनुच्छेद 1 से 4 में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है, जो कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का गठन या उसके सीमा में अनुच्छेद 3 के तहत उनके राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन तथा नए राज्यों का प्रवेश का प्रावधान किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार लोप किया गया है, हटा दिया गया है, तो ये संशोधन हो गया 44वां संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि हटाकर भाग 4 के अध्याय 4 में, यानी इन मौलिक अधिकारों को हटाकर सूची से भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया है, जो कि एक संपत्ति का अधिकार अब एक विधिकर अधिकार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो ये मौलिक कर्तव्यों में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इसमें विचार संविधान की प्रस्तावना में तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है, तो ये राष्ट्रपति बुला सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। एवं संविधान लागू होने के बाद भी वैसे विधेयक जो संयुक्त बैठक में पारित हुए हैं वो है दहेज प्रतिबंधित विधेयक 1960 में, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 में, आतंकवाद विरोधी विधेयक 2000 में। ऐसे जो संयुक्त बैठक में पारित हुए हैं ये विधेयक। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसका उल्लेख अनुच्छेद 66 के 1 में किया गया है। अगला प्रश्न, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। आपका ऑप्शन सी ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री दोनों सदनों के सदस्य से ही कर सकता है। अगला प्रश्न, 1971 का संशोधन जो कि महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्वों से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया है, तो ये संशोधन 1976 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि CAG सिर्फ एक लेखा परीक्षण करता है, हालांकि राज्य के मामले में वह दोनों काम भी कर सकता है। अगला प्रश्न, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो ये संसद के दोनों सदनों में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया? तो विठल भाई पटेल थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो है आर्थिक कार्य विभाग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुचेता कृपलानी थी, जो कि 1963 में पदभार संभाला था पहली बार। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त इसके अलावा? तो अनुच्छेद है 359। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो भाषा भोजपुरी नहीं है। वैसे संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए, बट अभी तक यह संसद के द्वारा नोटिस भी नहीं आया है, न इस पर एक बार भी चर्चा भी हुई है। एवं कुल भारतीय संविधान में 8वीं सूची में कुल 22 राजकीय भाषाओं को शामिल किया गया है। वो राजकीय भाषा आपका बांग्ला, मराठी, हिंदी, उड़िया, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, भोजपुरी, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, संस्कृत, असमिया, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी ये आदि भाषाएं शामिल हैं, राजभाषाएं शामिल हैं, जबकि भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। वैसे मैं बोला था संथाली के बाद मैथिली भाषा, जो कि बिहार की प्रमुख भाषा है। मैथिली के साथ साथ बिहार में मगही, अंगिका भाषा भी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के पहले उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो ये ध्रुव नाम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ये कथन जो कि 1964 में बांग्लादेश में हुई थी, इसकी स्थापना, ऑप्शन बी ये सही नहीं है, क्योंकि स्थापना तो बांग्लादेश में ही हुई थी, लेकिन ये 64 में नहीं बल्कि 1985 में हुई थी। एवं इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो काठमांडू में है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, जो कि 8 सदस्य हैं सार्क के। एवं इसका पहला सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया था। एवं इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? तो ये 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? तो ये 10 वर्ष होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आभूषण जो कि ज्वेलरी उदाहरण है किसका? तो ये वित्तीय पूंजी का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा एवं मुद्रा से उत्पन्न अन्य संसाधनों के उत्पादन शक्ति को वित्तीय पूंजी ही कहते हैं, जो कि आभूषण के साथ साथ संपत्ति, नगद धनराशि भी ये उदाहरण है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है? तो 2 साल तक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुजरात के नए मुख्यमंत्री का कार्यभार सितंबर 2021 में किसने संभाला था? तो ये संभाले हैं भूपेंद्र पटेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उससे पहले विजय रूपाणी थे, उनके जगह पे ही भूपेंद्र पटेल ने कार्यभार संभाला है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? तो मंगल ग्रह है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एवं इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश भी बन गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत को
सम्मानित किया गया था? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? तो ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि यह शांति गांधी पुरस्कार 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। जो कि यह पुरस्कार राष्ट्रीयता के लिए, नस्ल के लिए, भाषा के लिए, जाति पंथ से परे सभी व्यक्तियों के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व क्रिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस फिल्म ने 93 एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? तो ये नोमैडलैंड ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? तो है उड़ीसा सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने 8.545 अरब डॉलर में खरीद लिया है? तो ये अमेजन ने खरीद लिया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट है E100 पायलट प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका महत्वाकांक्षी है कि भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया जाए। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 7 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो बने हैं अभिमन्यु मिश्रा, जो कि 12 वर्ष के हैं। एवं इससे पहले एक कारनामा GM सर्गेई कार्जिन ने किया था, जो कि उनका उम्र था 12 साल 7 महीने, जो कि यह रिकॉर्ड 2002 में बनाया गया था। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया? तो ये स्वानंद किरकिरे को बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चे को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम को शुभारंभ किया है? तो प्रोग्राम है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के रत्नपुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम एक कीमती रत्न मिला है? तो वो रत्न कहाँ मिला है? तो श्रीलंका में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि यह मजदूरों को एक रत्न व्यापारी के घर में कुआं खोदने के समय मिला था, एवं यह दुनिया का सबसे बड़ा नीलम रत्न है। अगला प्रश्न, भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख एवं ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट डीलर JK टायर एवं इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नारायण कीर्ति केन को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दे दी है? तो ये बांग्लादेश को मंजूरी दे दी है, भारत और बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन समझौते पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार में कौन सी संस्था 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला संस्था बन गया है? तो बन गया है बिहार राज्य बीज निगम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये देश के पहले संस्था बन गई है। अगला प्रश्न, पुस्तक की चेन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है? तो इनकी लेखक है विकास खन्ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो अभियान है सुलझम अभियान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो इनका संबंध गोल्फ से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं आदित्य अशोक का संबंध भी गोल्फ से रहा है, जो कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, बिहार में अधिकतम लिंगानुपात किस जिले का है? तो ये गोपालगंज का है। एवं यह लिंगानुपात 1021 है, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 1021 है। अगला प्रश्न, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये 1666 ईसा में हुआ था, जो कि यह सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे एवं इन्होंने खालसा की स्थापना की थी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? तो ये 18 में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाग 18 के अनुच्छेद 352 में 352 से 60 तक इसका प्रावधान किया गया है, जो कि 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। अगला प्रश्न, 22 मार्च 2021 को आयोजित बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो ये थीम थी जल जीवन हरियाली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पिछले साल 22 मार्च 2021 को आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? तो ये बीएड डिग्री का होना अधिकृत किया जाएगा ये 2030 तक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मोक टावर निम्न में से किस शहर में लगाया गया है? तो ये आपका दिल्ली में लगाया गया है, जो कि एक अमेरिकी तकनीक से बना हुआ यह स्मोक टावर है एवं इसका प्रमुख कारण है कि हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करना। अगला प्रश्न, प्रमुख विशेषता है कि हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करना। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो ये इंटरसेप्टर सी 454 में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो ये कुल 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। वो 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है दक्षिणी बिहार बैंक एवं उत्तर बिहार बैंक। अगला प्रश्न, कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य सरकार ने 2020 में प्रत्येक निर्माण मजदूर को कितने रुपए देने की घोषणा की थी? तो ये 2,000 रुपये देने की घोषणा की थी, बट सभी को मिला था या नहीं मिला था मुझे नहीं पता, शायद मिला ही नहीं था, 1,000 रुपये ही तो मिला था। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितना करोड़ रुपए था? तो ये 1,53,408 करोड़ रुपए था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार हार्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया है? तो है मनोज बाजपेयी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है एवं हार्ट थिएटर ने हाल ही में उन्हें सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? तो ये आपका ये बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति वाला ये वाक्य आपका सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति होती है दियारा भूमि एवं यह बिहार में गंगा कोसी गंडक क्षेत्र में विस्तृत है। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में कौन महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, वो आपका हो जाएगा बागमती भी, कमला भी एवं कोसी भी, कर्मनाशा भी। बागमती नदी का उद्गम आपका नेपाल से ही होता है एवं कमला नदी का उद्गम भी नेपाल से ही होता है, जबकि कोसी नदी का उद्गम भी नेपाल से ही होता है गोसाई स्थान से एवं कर्मनाशा नदी कैमूर के पहाड़ी से निकलती है।
तो आपका ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो बिहार का दक्षिणी जिला आपका गया हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे पूर्वी जिला की बात करें तो पूर्वी जिला किशनगंज एवं पश्चिमी जिला आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी जिला आपका हो जाएगा कैमूर एवं उत्तरी जिला आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका बिहार और झारखंड के बीच है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बिहार के गया जिले और झारखंड के कोडरमा जिले में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसका क्षेत्रफल 259 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ अदन में एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो जर्मनी की देश के साथ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, विभूषण से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 7 लोग हैं सुषमा स्वराज जी को, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को, मैरी कॉम को, जॉर्ज फर्नांडिस को, अरुण जेटली जी को, छन्नू लाल मिश्रा जी को एवं विश्वेशा तीर्था जी को। एवं इनमें से 4 पुरस्कार सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया है। वो सार्वजनिक मामलों में दिया गया है, उनका नाम है सुषमा स्वराज जी को, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को, उसके बाद अरुण जेटली जी को एवं जॉर्ज फर्नांडिस जी को, जो कि छन्नू लाल मिश्रा जी साहित्य से संबंधित है, विश्वेशा तीर्था जी आध्यात्मिक से संबंधित है, मैरी कॉम खेल से संबंधित है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाल लिया है? तो ये पंकज कुमार सिंह ने पदभार संभाल लिया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 1988 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं। तो गाइज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने स्कोर कितना किया है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।